सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। एक शख्स के मुतनाज़े इक़दामात और बयानात अमरीका ही नहीं पूरी दुनिया की मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बाज आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उन्होंने न सिर्फ ईसाइयों के रूहानी पेशवा को तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि इस हवाले से मुतनाज़े पोस्ट तक शेयर की है। उधर अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात में नाकामी पर ट्रंप ईरान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई पर भी गौर कर रहे हैं, जबकि ब्रितानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि ट्रंप दोबारा जंग की जानिब नहीं जाएंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। ट्रंप का कहना है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अब की जा रही है ताकि ईरान अपना तेल ना बेच सके। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अपने नाज़रीन को बता दें कि बस सबसे थोड़ी ही देर में यानी 7 बजे के बाद बताया जा रहा है किसी भी वक्त नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि चीन ने इस नाकाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। चीन के मुताबिक इसके ईरान के साथ तिजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा, और चीन तवक्को रखता है कि कोई दूसरा इनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है और चीन के लिए खुला है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से कहा गया है कि बहुत से मौज़ूआत पर मफ़ाहिमत और इत्तेफाक हो चुका था, ताहम 2 या फिर 3 ऐसे मामलात थे जिन पर फ़रीक़ों में इत्तेफाक नहीं हो सका, जिसके बाइस किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके हैं। जबकि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इवेंट का नाम नहीं बल्कि ये तो एक मुसलसल अमल है। अब सवाल यह है कि अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के इक़दाम के बाद ईरान अमरीका डेडलॉक का होगा क्या, और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें किस तरह से अब जारी रहेंगी, ये मामला किस सूरत हाल की जानिब बढ़ सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर ईरान आसिफ दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों को वेलकम करेंगे। दुरानी साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पर इस पूरी सूरत हाल पर आप जिस तरह से एक कमांड रखते हैं उसमें हम इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जिस जानिब जा रही है वो आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। ये जो डायलॉग थोड़ा सा डेडलॉक की जानिब बढ़ा है, क्या ये एक नया दरवाज़ा खुला है मामलात को आगे बढ़ाने का, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, क्या हम ये कह सकते हैं? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये नाकामी नहीं है, ये मुज़ाकरात है, एक प्रोसेस है, शुरू हो गया था इस्लामाबाद में और बड़ी मैराथन उसकी मीटिंग रही है, 21 घंटे कहे जाते हैं। तो ये कोई छोटा मामूली मुज़ाकरात नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि अगरचे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ये कहा कि हम ये नाकाम हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इसको नाकाम करार नहीं दिया और उनकी जो ज़बान थी वो भी कोई ऐसी हार्श नहीं थी। इसी तरह ईरान की तरफ से भी इसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट नहीं किया गया। और आपने जैसे ईरान स्पोक्स पर्सन की बात की, वो भी दुरुस्त है और वो माहौल शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात होते हैं वो अब आपको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो वोकैबुलरी इस तरह की है कि आप जो है बस अपना सांस रोक के बैठ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, और फिर ये कि उस पर मज़ीद यकीन करना वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मरहला होता है। और ख़ासकर ये इस तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह की ज़बान वो यूज़ कर रहे हैं, कभी भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह की ज़बान यूज़ नहीं की थी। और ख़ासकर जब आप एक सुपर पावर हैं तो आपके हर लफ्ज़ को सीरियसली लिया जाता है। लेकिन अब ये सूरत हाल हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी कहते हैं अब उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, और इससे नुकसान भी हो रहा है। और ये अब भी ये भी साबित हो गया है कि अब तक का जो एजेंडा रहा है वो इजराइल चला रहा था, कि चाहे वो जून में लास्ट ईयर लड़ाई हुई ईरान के साथ, वो इजराइल ने शुरू की, अमेरिका ने उसको फॉलो किया, और इस मरतबे 28 फरवरी को इजराइल ने आगाज़ किया और उसने फॉलो। तो इससे ये लग रहा है कि ट्रंप इज़ नॉट हिज ओन मैन। और ये चीज़ और भी ख़तरनाक हो जाती है कि इजराइल जो है वो उसको जहाँ जो है नाक पकड़ के उनको उधर ले जाते जा रहे हैं। और ये इसलिए अब ये अमेरिका के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा बेचैनी है
तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अमेरिका इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें अगर कोई सेन वॉइसेस हैं तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कन्विंस करेंगे, काउंसिल कर सकेंगे कि भाई आपने इस तरह से अमेरिका इज लूजिंग द फेस, ये अमेरिका की कोई पढ़ाई तो उसकी ताकत या उसकी इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा। और इसका जो सबसे बड़ा आपको बैरोमीटर जो नजर आएगा, अगर ये जो 15 दिन के जो सीज फायर है अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें मजीद पेशरफ्त होगी। जी ठीक है, ऑलराइट। अब दुरानी साहब ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से मुतालिक जो बात की जा रही है ट्रंप की जानिब से, क्या वो नाकाबंदी कर दी जाएगी, हमने जहाज़ भेज दिए हैं एंड ऑल दैट सिचुएशन। उसके बाद फिर ज़ाहिर है चाइना ने इंटरवीन किया क्योंकि चाइना का तो डायरेक्टली मफाद है और वो ये भी कह रहा है कि जो हमारी चीज़ें हैं उसमें हम किसी को भी इंटरवीन करने की परमिशन नहीं दे सकते, कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। एक तो ये मामला भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे आगे होने वाले हैं, इस हवाले से भी बताएगा कि वो भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि वो टर्की भी जाएंगे। तो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ ये टर्की और सऊदी अरब भी मिलकर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और वेन्यू कोई और भी हो सकता है अगली दफा मुज़ाकरात का पाकिस्तान के अलावा। वेन्यू का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो इंटरलॉक्यूटर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेन्यू चाहते हैं। और जहाँ तक के दौरे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, वो अच्छी बात है क्योंकि इसमें जो दोस्त ममालिक हैं उनको आपने जो है बाखबर रखा और वही अल्टीमेटली, और वो चूँकि रीजनल पावर्स हैं उसी रीजन की हैं तो उनका जो है एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान सऊदी जिस तरह के ताल्लुकात हैं उस और इस जंग के तनाजुर में भी ये दौरा अहम होगा और इसके स्टेबलाइजिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, ऑलराइट सर, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, अब आप ओवरऑल सिचुएशन ज़ाहिर है हम मुस्तकिल इस पर ट्रांसमिशंस भी करते आए, 2-3 दिन हम बड़ा इंगेज रहे इन सारे मामलों में। अब एक नया सिलसिला शुरू होता नज़र आ रहा है, ट्रंप की जानिब से कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ और मामला सामने आ जाता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से मुतालिक एक बार फिर से ये तनाज़ा खड़ा हो गया है, इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा और क्या जिस तरह से वो कह रहे हैं ट्रंप, क्या वो वाकई ऐसा करने में कामयाब भी होंगे क्योंकि एवरीवन इज़ अगेंस्ट। देखिए मारूक, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं जब ऑफिस से उठ के आपके पास आया हूँ तो बहुत कुछ मेरे जहन में है, बहुत कुछ मुझे पता भी चला है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से जो लेटेस्ट पता चला वो लफ्ज़ यूज़ किया गया है, समवन इज़ टॉकिंग समवेयर। ठीक है, ओके। और एक ये है कि जी ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ब्रेक डाउन इसका नहीं हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि जी लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है ना अपनी जगह मौजूद है और इसको इस तरह देखा जा रहा है कि जेडी वैंस, जिनका पूरा नाम है जेम्स डेविस वैंस, जब यहाँ से गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा था, सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो बातें प्राइवेटली हुई हैं मैं पब्लिक में नहीं करूँगा। और फिर फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ईरान के इस्माइल बकाई कहते हैं कि एक आध दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो तय नहीं होती। और वैसे भी दुरानी साहब ज़्यादा जानते हैं, कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज़ अ प्रोसेस नॉट अ फाइनल डिसीजन डेस्टिनेशन। तो अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल है जो पता चल रहा है कि ये तो तय किया जा रहा है कि जी बातचीत होगी तो इस्लामाबाद में ही होगी। अच्छा। अभी देखें ये दोनों पार्टियों ने ये पाकिस्तान को बताया है कि ये जो अब कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जाके स्टम्बिंग ब्लॉक बन गया ये न्यूक्लियर वाला इशू, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब पहले ये इस्तांबुल में बातचीत हुई थी और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने फिर जिनीवा में की थी, उस वक्त ये इतना सख्त स्टैंड नहीं था अमेरिका का जो अब हो गया है कि नहीं भी ये तो 450 किलोग्राम जो आपने किसी रखा हुआ है किसी जगह पे छुपा के ये आपको हमें देना पड़ेगा। पहले ये बात नहीं हो रही थी, वो ये हो रही थी कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास जाएगा, कितना आपके पास रहेगा, कितना आप एनपीटी का आपने साइन किया हुआ है, आप कितना आप न्यूक्लियर परमिट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही हार्ड हिटिंग किस्म का अमेरिकन स्टैंड सामने आया, जिसकी वजह से ये मामला जो है ना जिसको कहते हैं कि जी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ब्रेक डाउन हुआ है। अब अगली बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है मारूफ, वो ये है अभी आप देख लें जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नज़र आ रहा है। अब अर्दोगान साहब का अपना तुर्की के सदर का बयान बड़ा है में जिन्होंने कहा है कि अगर ये बातचीत ना होती तो हम इजराइल पे हमला कर देते। चाइना ने बड़ी सख्त लाइन ले ली है। तो अब सूरत हाल ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा बढ़ता चला जा रहा है। गार्डियन ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है अमेरिका की और इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि ट्रंप इज़ अ लूज़र इन द कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो अहम बात है मेरा ख्याल है मैं सवाल की सूरत में मैं दुरानी साहब से पूछता हूँ, दुरानी साहब ये जो एक टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई है ऑफ रैम्प कॉन्फ्लिक्ट, ये किस तरीके से एग्जिस्ट टू द स्ट्रेटजी
आपको क्या लगता है कि अब ये अमेरिका चाहेगा फॉरएवर वॉर जो अमेरिका की थी वो एक मिडिल ईस्ट में दोबारा शुरू करे? आपको लगता है कि ये अब जिस तरह डीप स्टेट सामने आ गई उनकी, जिन्होंने मुखालफत की थी जंग के, वो कह रहे हैं आगे ना जाएं, आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब रोक सकेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को एक वाइडर जगह पे ना लेके जाएं? ये रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकता है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि विच साइड ऑफ हिज ब्रेड इज बटर, तो इसलिए वो ये मौके ज़ाया नहीं करेंगे। और मेरे नज़दीक तो ये है कि ये हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि जी उन्होंने जो है बहुत तीर मार दिया, और वो अपने जो उनका जो सैगिंग पॉपुलैरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए वो करेंगे, और वो थोड़ा बहुत अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो दे विल स्ट्राइक अ डील विद ईरान, क्योंकि न्यूक्लियर इशू कोई ऐसे इश्यूज नहीं हैं जो रिजॉल्व नहीं हो सकते। और ईरान ने ऑलरेडी जो है ये डिक्लेयर कर दिया था JCPOA के तहत तो 3.67% एनरिचमेंट, ये तो सारी दुनिया में मौजूद है, वो तो ईरान के पास अदरवाइज भी जो है वो जो फॉर मेडिकल पर्पसेस जो है आप 20% आप यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है। और फिर ईरान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि दे आर नॉट इनटू वेपन मेकिंग प्रोसेस, तो इसलिए ये अमेरिका की तरफ से अगर ये इस इशू पे अगर वो उसको एक मेक और ब्रेक का वो कर देंगे, तो मेरे ख्याल में उसके पीछे फिर इजराइल का हाथ ज़्यादा होगा बनस्बत इसके कि आप एक्चुअली सब्जेक्ट पे अगर आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें इजराइल दुरानी साहब एक और एलिमेंट है, जी हाँ, एक और एलिमेंट है जो जिसको कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है कि दोनों साइड ने दे अवॉइडेड टू प्लेइंग टू द गैरलीज, वो ब्रिंकमैनशिप नहीं हुई, वो जो एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन वो नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये एक उम्मीद की किरण बन सकती है बात, आपको लगता है? और फिर ये कि जिन लोगों ने तवक्को की थी कि जी एकदम ही सब कुछ हो जाएगा, लोग कह रहे हैं जी ऑस्लो अकॉर्ड जब हुआ था इसराइल और पैलेस्टाइन का, उसमें 9 माह लगे थे। JCPOA जो हुआ था अपना इन 5 मालिक के साथ ट्रम्प अब इनके ओबामा के दौर में, उसमें 20 माह लगे थे। और फिर आप देख लें 2 साल की जंग, 2 साल लगे थे 1955 से 1975, 20 साल जो वियतनाम की जंग हुई। तो लोग आपके ख्याल में इतनी जल्दी में क्यों हैं कि सारी चीज़ें एकदम हो जाएं? और ये कितना है आपके ख्याल में कि एक दूसरे को एक्यूज़ नहीं किया जा रहा? ये मेरे ख्याल में आप अगर देखेंगे तो ये वो स्पेकुलेट कर रहे थे जो एक्चुअली इस डायलॉग प्रोसेस को रिडिक्यूल करना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया तो बिल्कुल मिसिंग है, सब कुछ है। तो उनके नज़दीक ये फेलियर जो है उसमें शायद वो ढोल ताशे और शादियाने बजाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी पता है, और उनके जो सोबर एनालिस्ट हैं या रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि इट्स अ प्रोसेस, और ये कोई नाकामी तो नहीं है। और ये वो एक कमाश के लोग हैं, उसमें जाहिर है इजराइल की लॉबी भी अपनी जगह काम कर रही है, वो भी उसको फेल करना चाहती होगी। लेकिन हम सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि ईरान और अमेरिका की तरफ से इसमें उन्होंने ना एग्जेजरेट किया है, ना इसको अंडरमाइन किया है डायलॉग प्रोसेस को। उन्होंने इख्तिलाफात की बात की है, बड़ा ऑनरेबल वे है, सिविलाइज वे है जो डिप्लोमेटिक उसके अंदर। और जैसे आपने जिक्र किया कि मुज़ाकरात होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ये पीरियड जो है ये ऑस्लो अकॉर्ड 20 माह लगे थे। तालिबान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशन 2013 से शुरू हुए थे, फिर 2018 में उन्होंने इसको पब्लिक किया, 2020 में जाके उन्होंने साइन किया, तो 7 साल का प्रोसेस लगा। ये तो कम प्रोसेस तो नहीं है, तो ये लगता है इसमें टाइम लगेगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। बिल्कुल, और बिल्कुल ये बात की जा रही है कि डायलॉग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे आउटकम्स हमें निकल के सामने आएंगे। हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब मौजूद है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इसके अलावा डॉक्टर जमील अहमद खान हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद टॉक्स और पोस्ट डायलॉग सिचुएशन, इस पर हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार फिर से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, उनको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। एहतशाम साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, मैं उनकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन डॉक्टर साहब पहले अब ज़ाहिर है इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मामला अब किस जानिब जा सकते हैं। इससे पहले ये हो रहा था कि ये अकॉर्ड होगा, ये टॉक्स हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, बड़ी पेचीदा टॉक्स हैं। अब सारी सिचुएशन सामने आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ जाती नज़र आ रही है, सूरत हाल क्या
रुख इख्तियार कर सकती है? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाली बात करें वो तो अभी तक वहीं की वहीं जू की तू हमें नजर आ रही है। इसके अलावा यूरेनियम से मुतालिक जो चीज़ थी वो भी वहीं की वहीं है। तो 2 पॉइंट्स पर डेडलॉक अभी भी है। ईरान के पास जो लेवरेज है वो 2 लेवरेज उनके पास बड़ी अहम है। अगर उस लेवरेज को छोड़ देते हैं, और तीसरा लेवरेज उनके पास मिसाइल का है। 2 लेवरेज जिसका जिक्र इससे पहले नहीं हुआ है बहुत ज़्यादातर प्रोग्रामों में, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ ताकि ईरान की ताकत का पता पड़ जाए और ये पता पड़ जाए कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस को उसको कब्जा उसका या उसको आम करेगा मैरी टाइम उसके ट्रांसपोर्ट के लिए या नहीं। तो उसका डिपेंड करता है कि हमारी जो ये मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अंदरून खाना क्या बात हुई होगी, उस पर भी जिक्र करते हैं। लेकिन पहले जो 2 बातें मैंने की कि उनके पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को काफ़ी तवील अरसे तक बंद रखने की कैपेबिलिटी है, जिसका जिक्र ज़्यादातर चैनल्स पर नहीं आ रहा है, वो है उनकी कोई सैकड़ों के बल्कि हज़ारों की तादाद में माइन है जो कि रिपोर्ट अवेलेबल है। और वो उसमें से कुछ दर्जन माइन उन्होंने लगा, खुफिया माइन होती हैं, डिटेक्ट नहीं हो सकती हैं, और उनके माइन भी 3 किस्म के होते हैं। एक तो है जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और दूसरे है वो उसके जो मेटल को डिटेक्ट करते हैं, और तीसरा उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो शिप्स गुजरते हैं। नहीं, तीसरा वो है जो स्मार्ट माइन है और जो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें से कार्गो शिप्स या टैंकर्स कौन से हैं और मिलिट्री यानी कि जो उसमें वारशिप्स कौन से हैं। तो वो अंदाज़ा है बड़ी बखूबी नेवी को इनके कि किस किस्म की उनकी वहाँ है पोजीशनिंग है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप तो जो भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ब्लास्ट कर देंगे अगर उन्होंने कोई मज़ाहमत की, और आपने देखा कि इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज इसमें बिल्कुल हर लिहाज से इज्तनाब कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के मिलिट्री नेवल कमांडर्स को इस चीज़ का बखूबी इल्म है। दूसरी जो उनके पास बड़ी अच्छी कुव्वत है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने 150 के करीब नेवल शिप्स उनकी तबाह कर दी हैं। उनके पास सबमरीन्स हैं तो दर्जनों के हिसाब से जो कि समुद्र की तह में जब बैठ जाएं और इंजन बंद कर दें तो किसी सोनार यानी कि जो डिटेक्शन सिस्टम है उसका किसी को पता नहीं पड़ता है। तो इसको मैं इधर ही मुख्तसर करते हुए कि अगर वो समुद्र की तह में बैठ जाए और कोई अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा आए या नेवल शिप आए तो वहां से समुद्र के तह में बैठे बैठे वो उसे फायर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये दो इसमें डॉक्टर साहब 2 चीज़ें हैं जी डॉक्टर साहब, वक्त में मैं चाहता हूँ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। देखिए, अब जो कल का ये मामला जिस तरीके से मुज़ाकरात हम कहें कि तासुर आया, इसमें कहा जा रहा है कि जो इनिशियली कामयाबी हो गई थी जिन चीज़ों पे, अगर उनको ओपन कर दिया जाता, मसलन ये जो चीज़ें तय हो गई थी कि जी ये एसेट जो है अनफ्रीज़ कर दिया जाए, इस पे एग्रीमेंट हो गया था। दूसरा ये था कि ये पार्शल सैंक्शन जो है ख़त्म कर दी जाए। मेरा सवाल है कि क्या अगर ये कर लेते तो ये गुडविल पैदा ना होती, एक। और दूसरा डॉक्टर साहब, आबनाए हॉर्मस पे आप देखें, ये लोग कह रहे हैं कि ईरान का स्टांस ठीक नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटरवे है, ये अपना मैन मेड नहीं है, स्वेज की तरह, पनामा कनाल की तरह ये हुआ, या स्टेट ऑफ मलाका है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। ये दोनों जो है वो कहते हैं कि ये हमेशा से ये फ्री पैसेज रहा है इनका। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनली यहाँ पे ईरान का नुक्ता नज़र ठीक नहीं है? जी, ये 2 बातें हैं इसकी। एक तो ये पहले बात पर कि ईरान को अगर ये सैंक्शन उनकी रिलैक्स हो जाती और जो उनको ऑफर दी गई थी तो उनको आबनाए हॉर्मस खोल देना चाहिए था। इसमें इसका जवाब ये है, और इसका जो ईरान की तरफ से मैं समझ सकता हूँ कि नफ्सियात उनकी क्या वो ये है, बड़ी क्लियर सी बात कि अगर वो खोल देते और जितनी मिसट्रस्ट है और अमेरिकन नेवी आके अपनी पोजीशन संभाल लेती तो ईरान को उनको वहां से हटाना नामुमकिन हो जाता। तो ईरान यही सोच रहा होगा कि पहले उसकी बाकी जो मुतालबात हैं, जिसमें पहले उन्होंने सरफहरिस्त जो बगार हम उनके बाकर स्पीकर जो हैं उन्होंने बता दिया था, हाँ कालिबाफ उन्होंने बता दिया था कि हमने हमारी प्रायोरिटी में लेबनान में आपकी जंगबंदी भी बहुत सबसे सरफहरिस्त है। तो अगर 1-2 बातें वो और मान लेते तो उनका ट्रस्ट बहाल हो जाता। मेरा अपना मानना ये है कि इसकी वजह से वो नहीं हुआ, और अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं जो मैंने अभी बताया, और तो उसके बाद फिर उनको उधर से दोबारा उस पर पोजीशन लेना, दोबारा उसको बंद करना तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाना था। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं, मिसट्रस्ट, और दूसरी वजह ये कि उनके जो मुतालबात में उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक गालिबन लेबनान की जंगबंदी
वो ज़्यादा ज़रूरी थी, और उसके अलावा गारंटी कि भाई अब दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और वो गारंटी का कोई मैकेनिज्म उनका नहीं बना होगा, मेरा अपना ख्याल ये है। तो ये दो असबाब हैं बेसिकली, इसीलिए एक तजब्जब है। लेकिन जितनी आस उम्मीद बन गई है इस 47 साल के बाद, जो ये आइस ब्रेक हुई है, उस आस उम्मीद के बाद ये महसूस होता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आज शब को जो उन्होंने दी है वो धमकी की हद तक रहेगी, और वो आगे उससे बात नहीं बढ़ेगी। या एक दो उन्होंने फायर कर दिए, कोई एक दो मेजर्स गिरा दिए। और इसमें डॉक्टर साहब ये जो बात हो रही है इजराइल के स्पॉइलर का रोल प्ले करने की, अब कहा जा रहा है, लेटेस्ट ये है कि जब से जेडी वैंस वहाँ पहुँचे हैं, वो कहा जा रहा है कि दी अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर कमेटी आईपैक, वो जो सहयोगियों की बहुत बड़ी पैसे वाली एक तंजीम है जो सारे बाई पार्टिसिपेंट कांग्रेस को पैसा देती है, वो कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो गए हैं कि ये मायदा ना हो पाए, कोई ये करीब ना है, बिल्कुल इजराइल के लाइन ले रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे जी, ये तो एक हिस्ट्री, और ये मैं आपके प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि इजरायली लॉबी जो है वो हावी हो जाती है। इसीलिए इजराइल के अपने और ये अपने अमेरिका के अपने जो वहाँ कांग्रेसमैन और वुमेन हैं, वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप इजरायली फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, अमेरिका फर्स्ट इजराइल फर्स्ट, इसीलिए वो ये बात करते हैं। तो इजरायली लॉबी जो है यकीनन वो बहुत पंजे गाड़े हुए हैं उसने। इस दफ़ा थोड़ी सी आस उम्मीद ये थी कि इजरायली लॉबी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठने लगी थी, ग्रास रूट लेवल से उठने लगी थी। तो उम्मीद ये थी कि शायद वो उसमें कुछ मदद हो जाए, लेकिन महसूस नहीं, क्योंकि इजरायली लॉबी आज की बात नहीं है, ये एक पूरा नज़रिया है जो कि 1897 से जिसका क़याम हुआ, और वो इतनी आसानी से। डॉक्टर साहब एक और कमेंट भी करते हैं जल्दी में। डॉक्टर साहब मुझे भी शॉर्ट कमेंट पाकिस्तान के बारे में जो एक हाँ जी एक जल्दी में पूछूं डॉक्टर साहब ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो जियोपॉलिटिकल रीपोजिशनिंग किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे सामने आया, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो आइंदा और जो कॉन्फ्लिक्टिव एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अपना सालसी के लिए जो है ना इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त सरगर्मी से काम कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान को इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने दुनिया में एक कॉन्फिडेंस गेन किया है कि किस तरह बैलेंसिंग वे में, किस अनमोल अंदाज में वो लेके चल सकता है, कि 47 साल से जो एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते थे, जिनकी आंखों में खून था ईरानियों का खास तौर पर, वो एक दूसरे के सामने बैठ के किस घंटे तक उन्होंने की। दुनिया इसको तसव्वुर नहीं कर रही थी, वो समझ रही थी कि इनडायरेक्ट टॉक्स होंगे, पर्चियां चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन पाकिस्तान का मुकाम बढ़ा है, और उसकी वजह से ये हो सकता है आगे। ठीक है शाम साहब, वन लाइनर दीजिएगा, ये जो ईरान टोल की बात कर रहा है क्या वो ले सकेगा? और आज शाम के बाद से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, क्या वो हो सकेगा? मेरा ख्याल है ये बहुत सीरियस मामला होगा। अब मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के किया है, अब इस पे लड़ाई शुरू ना हो जाए, इस पे ख़तरा है। क्योंकि जिस तरह अमरीकी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जिन्होंने ईरान को ये जुर्माना दिया है, टोल दिया, उनको नहीं जाने देंगे वहाँ से। अब सवाल ये कि क्या इफेक्टिवली, वैसे तो पासदार इख्तिलाफ कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, अमेरिकन के कंट्रोल में आबनाए हुर्मस चली जाएगी, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। जब नहीं होगी तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज भी आपने देखा बड़ी वार्निंग दे के अपने ईरान ने कुछ अमरीकी जहाज़ों को कहा पीछे हट जाए वरना हम आप पे फायर करेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है जो वहाँ पे अब सारी दुनिया कह रही है कि इस वक्त ईरान के पास अब 80,000 शाहिद जो मिसाइल हैं, वो कहते हैं इतने खौफनाक है, दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो ये बड़ी तबाही ला सकते हैं। ये भी एक फैक्टर जो है ना बहुत बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे। जा रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईरानी करेंसी की जो बढ़ती हुई इस वक्त कीमत है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मालियाती मंडी में एक हलचल मच गई है और ईरानी रियाल की तलब में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसकी कदर में भी चंद हफ्तों में 4 गुना तक छलांग ने सबको चौंका दिया है। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक खरीदारों का हुजूम है, हर कोई मुनाफे के ख्वाह में रियाल खरीद रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि यह सरमायाकारी नहीं बल्कि क़यास आराई का ख़तरनाक खेल है। सरहदी तिजारत, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम लेन देन ईरानी रियाल की तलब में इजाफा कर रही है। उधर ईरान और अमेरिका के सिफारती राबतों ने भी मार्केट को तेज़ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी हकीकी की घड़ी है या फिर महज वक्ती बुलबुला है। माहिरीन तो खबरदार कर रहे हैं कि ये रुझान किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकता है। तो क्या सरमायाकार एक बड़े नुकसान की जाने बढ़ रहे हैं? इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। हमें करेंसी एक्सपर्ट ज़फ़र पराचा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पराचा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए, आपको वेलकम करेंगे।
जाएंगे। हमने देखा है माजी में भी जो करेंसीज़ हैं उनमें खातिर खा इजाफा होता नज़र आया। इराक़ की बात कर लें, कुवैत, लीबिया या अफ़गानिस्तान, जब वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल थी, लोगों ने बड़ी बाइंग की है करेंसी की। तो उस वक्त बताएगा कि लोगों को उस वक्त फ़ायदा हुआ या वो नुकसान में रहे, और जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उसको भी इससे रिलेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मदू करने का। देखिए जनाब, जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पे जंग वाला माहौल हो या माशी तौर पे क्राइसिस हो या कोविड का ज़माना हो, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कीमतों की प्राइसेस हैं नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं। तो जैसे आपने बात की इराक़ और कुवैत जंग की, तो उसके अंदर जो करेंसी थी वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी। फिर उसके बाद उनकी करेंसी वापस अपनी जगह बहाल हो गई। तो जिन लोगों ने कम दाम में ख़रीदी उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और जो क्राइसिस से पहले, कुवैत फॉल से पहले जो करेंसी एक कुवैती रियाल में तकरीबन $4 आते थे, तो वो ज़ीरो हो गए, फिर बाद में वो बढ़ गए। इसी तरह हमने इराक़ की करेंसी को देखा कि वो बिल्कुल गिर गई और फिर बाद में बहाल हो गई। इसी तरह हमने अफ़गानिस्तान की करेंसी को देखा। अब मैं मौजूदा सूरत हाल ईरान की बात करूँगा कि आज से 7-8 साल पहले जो ईरानी करेंसी थी, जो 10 मिलियन रियाल था, वो 50,000 पाकिस्तानी का था। फिर जंग लगने से पहले वो 10,000 रुपये का था, और अब जंग के दौरान वो 2,500 रुपये का हो गया। और अब वापस वो जो 10 मिलियन रियाल है वापस 10,000 का हो गया है। क्योंकि जो ईरान की सूरत हाल नज़र आई कि माशी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे और दिफाई तौर पे वो बेहतर साबित हुआ, तो इसलिए लोगों ने उम्मीद लगा ली कि जब अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे और इक्वल बेस पे, तो लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई कि ये करेंसी बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड निकल आई है काफ़ी। तो अभी गो के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और इससे आज कुछ थोड़ा सा लोगों में करेंसी जो ख़रीदने वाले थे उनके ख़रीदारी में थोड़ी कमी आई है। लेकिन लगता है कि मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे और पहले से बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। अब मैं करेंसी के साथ साथ बात करूँगा स्टॉक एक्सचेंज की, पूरी दुनिया के। मैं बात करूँगा ऑयल मार्केट की, गोल्ड मार्केट की, सिल्वर मार्केट की, कमोडिटीज़ की। तो जैसे जैसे जिस चीज़ का क्राइसिस आता है या किसी चीज़ का बूम आता है, तो लोग उस तरफ चले जाते हैं। तो अभी इस वक्त इसके अंदर स्पेकुलेशन भी है, मैनिपुलेशन भी है, सारी चीज़ें होती हैं, सारे आंसर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले वक्त में ईरानी करेंसी कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी। सही है सर, कराची साहब, यानी ये इसको हम स्मार्ट प्ले कह सकते हैं क्या? ये स्मार्ट प्ले होता है या ये रिस्क होता है? क्योंकि जाहिर है लोग जो बाय कर रहे हैं उनके जहनों में ये सवाल है कि क्या हम फ़ायदे में रहेंगे या हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए जी, ये तो रिस्क है। जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा नुकसान करता है। कम रिस्क लेता है, कम नुकसान करता है, कम कमाता है। तो रिस्क भी है और स्मार्ट प्ले भी है, दोनों ही बातें हैं। अब कल क्या होना है ये तो गॉड नोज बेटर, लेकिन इस वक्त लोग करेंसी रियाल के पीछे भाग रहे हैं बुरी तरह। मैंने उनको यही मशवरा दिया है कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। तो बाकी हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी वर्किंग है। जैसे मैंने मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के नाम लिए, बिटकॉइन का भी नाम लिया। हम लोगों को मना करते थे आप बिटकॉइन में ना जाए, क्रिप्टो में, लेकिन हमारी बात गलत साबित हुई, क्योंकि एक वक्त था कि $1 के अंदर कई 100 बिटकॉइन आते थे। अब आज एक बिटकॉइन कभी $1,00,000 का हो जाता है, कभी 90,000 का, कभी 1,20,000 का। तो यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं है, मिलियंस टाइम बढ़ गया बिटकॉइन या बहुत सारी क्रिप्टो। तो अब हम राय देते हुए, मशवरा देते हुए मोहतात रहते हैं कि जिसको कहें भाई नहीं बढ़ेगा, वो कल को आकर कहता है जी बढ़ गया, और किसी को कहें जी बढ़ जाएगा। खैर, बढ़ने का तो हम मशवरा देते ही नहीं है, स्पेकुलेशन तो हम करते ही नहीं है, ना किसी को कहते हैं कि स्पेकुलेट करें। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के चले, क्योंकि पाकिस्तान में जो करेंसी की ट्रेडिंग है एज पर लॉ अलाउ नहीं है। ठीक, तो सिर्फ जेन्युइन आदमी खरीद फरोख्त कर सकता है। जो इसकी ट्रेडिंग है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अगर कोई ट्रेडिंग के तौर पे करना चाहता है वो एक अलग बात है, वो उसको हम उस पार्ट का हम हिस्सा नहीं बनते।
ठीक, पर अच्छा साहब अब ये आगे आने वाली सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर सकती है? अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान इसमें जीत जाता है, पाकिस्तान को फतह मिल जाती है, तो इसकी जो करेंसी जो लोग ख़रीद रहे हैं इस वक्त ईरानी करेंसी, उसमें बूम आएगा दोबारा से, हम देखेंगे? देखिए जी, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरानी करेंसी के अंदर बूम आएगा, क्योंकि हमारे साथ उनका सरहद जुड़ी हुई है, हम ट्रेडिशनली उनके साथ हैं। आधे हमारे लोग बलोच इधर हैं, आधे उधर हैं, और उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड ईरान के साथ है जो ऑलरेडी बार्टर सिस्टम में चल रहा है। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा इस जंग बंद होने का। जैसे कि अभी हम ऑयल उनसे बाय लैंड ले सकते हैं, बाय रोड उनसे गैस ले सकते हैं, और गैस पाइपलाइन की बहाली की भी बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा ईरान को और हमें एक दूसरे से फ़ायदा है, इतना किसी को भी नहीं है। अभी भी जो बॉर्डर ट्रेड है वो अब ईरानी करेंसी में होती है पाकिस्तान की, जो कि ऑफिशियल वे में तो नहीं होती, लेकिन जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, और मुझे उम्मीद है कि जो मुज़ाकरात हैं वो लाजमी बहाल भी होंगे और कामयाब भी होंगे, क्योंकि अब दुनिया में चेंज आ रहा है। नेटो ममालिक अमेरिका के साथ नहीं है। कल अमेरिकन जो पॉप हैं उन्होंने कह दिया सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि भाई अपनी दिफा की जो राइट है दिफाई सलीम हासिल करने का वो सबको है, इराक को भी है। अब जैसे जौहरी प्रोग्राम है दुनिया में 8-9 ममालिक के पास है, इसराइल के पास भी है, तो वाई नॉट ईरान? तो इसके ऊपर उनका आपस में काफ़ी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये खबर हम बार बार नशर भी कर रहे हैं, और इस हवाले से आप यही बात कर रहे हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर जाहिर एक बूम आएगा। जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये कहा जानिब से इन्वेस्ट करें लेकिन समझदारी के साथ, स्मार्टली और वाइजली प्ले करें तो शायद इसका फ़ायदा, और हम दुआ गो यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों ताकि ईरान से पाकिस्तान का फ़ायदा और पाकिस्तान से ईरान को फ़ायदा हो, और ये ट्रेड इसी तरह से चलती रहे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।